अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं अबरार अहमद और आप देख रहे हैं अबरार टेक टाइम्स। स्टूडेंट, आज हम CS 265 6 to 5 प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस का लेक्चर नंबर 6 जो है वो डिस्कस करेंगे, जिसमें मैं मिड टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से हर एक टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपको हाईलाइट करवाता जाऊंगा। मींस कि आपकी जो प्रिपरेशन है इस चैप्टर से वो 100% होने वाली है। कोई भी पार्ट आपने मिस नहीं करना, एंड तक वीडियो को लाजमी देखना है और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें ताकि आपको नए आने वाली वीडियोस मिलती रहे। तो बढ़ते हैं आज के वीक नंबर 6 के टॉपिक की जानिब, जिसमें हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। जिसका हम शुरू में इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद मॉडल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ट्रेनिंग एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, हेल्थ एंड सेफ्टी एट वर्क, और उसके बाद जो है हेल्थ एंड सेफ्टी एक्ट 1974। तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो इंट्रोडक्शन की जानिब आ जाते हैं, इंट्रोडक्शन में है कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होती क्या है। जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होती है, ये फंक्शन, इट इज अ फंक्शन, ये एक ऐसा फंक्शन इन एन ऑर्गेनाइजेशन जो कि डिजाइंड किया जाता है टू मैक्सिमाइज एम्प्लॉइज परफॉर्मेंस, एम्प्लॉइज की परफॉर्मेंस को मैक्सिमाइज करने के लिए, बढ़ाने के लिए, इन सर्विस ऑफ एन एम्प्लॉइज स्ट्रेटजीज ऑब्जेक्टिव। यानी कि एम्प्लॉइज की जो सर्विसेज हैं उनको लेते हुए जो है स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको हासिल किया जाता है। मैनेजमेंट ऑफ पीपल, के लोगों को मैनेज करना, स्टाफ ट्रेनिंग, उनकी ट्रेनिंग करना स्टाफ की, और डेवलपमेंट विद स्ट्रेटेजिक अप्रोच, और जो भी डेवलपमेंट है स्ट्रेटेजिक अप्रोच को अपनाते हुए प्रोग्रेस करना, डेवलप करना कंपनी को। और इसके बाद जस्ट दैट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज पर्टिकुलरली अप्रोप्रिएट फॉर सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर वर्क। ये जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है ये अप्रोप्रिएट है फॉर सॉफ्टवेयर वर्क। मीन्स के ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है इन शॉर्ट है किसी भी मतलब तंजीम के मुलाजमीन की भर्ती, उनकी तरक्की, उनका इंतजाम करने की हिम्मत अमली, ताकि उनकी कारकर्दगी ज़्यादा से ज़्यादा और कारोबारी जो अहदाफ है उनसे हम आहंग हो, यानी कि जो भी उनके गोल्स हैं उनको वो अचीव करें। ये मतलब अफराधी कुव्वत को इंसानी सरमाए और एक बुनियादी असासा के तौर पर देखता है। मीन्स के जो इंसान है, जो भी मैं एम्प्लॉइज हैं उनकी, वो उनका एक असासा है, उनके एसेट्स हैं, ठीक है, और उनको मैनेज करते हुए वो कंपनी के लिए जो है ना प्रॉफिट्स जो है ना वो रेज करते हैं। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास मॉडल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का जो मॉडल है वो कैसा होगा? करस्पॉन्डिंग कमिटी टू द ऑर्गेनाइजेशन इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम एम्प्लॉइज। ये एक कमिटमेंट जो होती है, करस्पॉन्डिंग कमिटमेंट टू द ऑर्गेनाइजेशन इज, वो एम्प्लॉइज से एक्सपेक्ट करती है, कोई भी जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो एम्प्लॉय से एक कमिटमेंट एक्सेप्ट करती है, मतलब उसको चाहिए होती है। They are therefore autonomous in the sense of to some degree managing themselves। तो इसलिए जो है ना वो इनकी मतलब कुछ मैनेज करने के लिए जो है कुछ टास्क वगैरह दिए जाते हैं, उनको मतलब मुख्तलिफ मराइल से गुजारा जाता है। तो यहाँ से पता चलता है कि ये जो बंदा है ये कंपनी के लिए फायदेमंद है या नहीं है। जैसे कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स, जितने भी मैनेजर्स हैं ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ह्यूमन रिसोर्सेज को इस्तेमाल करें, ठीक है। उसके बाद मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज अवेलेबल टू द एक्सपर्टीज, जो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन है लोगों की, ह्यूमंस की, ह्यूमन रिसोर्सेज की, वो अवेलेबल होती है टू द इंटरप्राइज जो भी कंपनी है उसके अंदर, ठीक है। And उसके बाद जो है वन लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक एंड प्रोएक्टिव इन स्टाइल। ये द प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद द पर्सनल इन एन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनवायरनमेंट रिक्वायर्ड अ डिसिप्लिन अप्रोच टू एस्टेब्लिश नंबर ऑफ स्टाफ। मीन्स के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के माहौल में एहलकारों से वाबस्ता जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं, उनसे एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स जो हैं, उनको हल करने के लिए अमले की तादाद कायम करने के लिए एक नज़्म ज़ब्त की ज़रूरत होती है, एक डिसिप्लिन की ज़रूरत होती है, ठीक है? ताकि जो है ना उसमें एस्टैब्लिश नंबर ऑफ स्टाफ इतना एस्टैब्लिश किया जाए कि वो फ़ायदेमंद रहे कंपनी के लिए। द यूटिलाइज़ेशन ऑफ पर्सनल, लोगों की जो भी उनके पास अमला है उसकी यूटिलाइज़ेशन, द डेवलपमेंट एंड एजुकेशन ऑफ द एम्प्लॉइज़, जो भी डेवलपमेंट है या फिर एम्प्लॉइज़ को जो रिक्वायर्ड एजुकेशन है वो भी फराहम की जाती है, टुगेदर विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट पॉलिसीज़। तो ये सब किसके साथ होता है? कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव ह्यूमन रिसोर्स, यानी ह्यूमन रिसोर्स की जो कॉम्प्रिहेंसिव कंस्ट्रक्शन है उसके ज़रिए। मैनेजमेंट पॉलिसीज़, जो मैनेजमेंट की पॉलिसीज़ होती हैं, दैट आर नॉट ओनली रिस्पॉन्सिव, जो कि ना सिर्फ रिस्पॉन्सिव होती हैं टू इमीडिएट नीड्स, जो भी इमीडिएट ज़रूरियात होती हैं उनको, बट आल्सो आर बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर मीडियम एंड लॉन्ग टर्म कॉर्पोरेट रिक्वायरमेंट्स है। जो कि ना बिल्डिंग ब्लॉक्स होती हैं, मीडियम और लॉन्ग टर्म जो है कॉर्पोरेट रिक्वायरमेंट्स जो भी होती हैं कंपनी की, उनके तहत।
इन शॉर्ट ये सारा कुछ जो भी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ये स्टाफ को की यूटिलाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन के लिए स्टाफ की यूटिलाइजेशन उनकी डेवलपमेंट और जो भी एजुकेशन चाहिए उनको वो सारा कुछ ट्रेनिंग्स वगैरह हर एक चीज़ प्रोवाइड करती है ताकि उनसे जो है लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म सब फायदे लिए जा सकें। ये कंपनी की तरक्की के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं चीज़ें। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इन सब सब चीज़ों का ख्याल रखती है। नेक्स्ट है हमारे पास कमिटमेंट टू द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। द रियल चैलेंज इज टू शिफ्ट एम्प्लॉइज एटीट्यूड फ्रॉम मेयर कंप्लाइंस विद रूल टू वर्क टू कमिटमेंट एंड सेल्फ मोटिवेशन। ये जो असल मसला होता है, चैलेंज होता है, वो ये है कि लोगों का जो एटीट्यूड है उसको चेंज करना, उसको कंपनी के रूल्स के मुताबिक बनाना और जो भी कमिटमेंट्स होती हैं और उनकी सेल्फ मोटिवेशन उसको उजागर करना। This signifies a commitment to staff development as a part of the learning organization and firm specific skills that are less transferable between firms. तो ये जो है मतलब कमिटमेंट टू द स्टाफ सिग्निफाई करती है लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर कि स्टाफ की जो लर्निंग है वो उस पे वर्क करती है और जो उस फर्म होती है जो भी कंपनी है उस में जो स्पेसिफिक स्किल्स होती हैं वो भी वर्कर्स को सिखाती है जो कि लेस ट्रांसफरेबल होते हैं बिटवीन फर्म्स दूसरी फर्म्स के दरमियान। स्किल्स हैं यानी कि वो स्किल्स उनको सिखाती है जो दूसरी फर्म्स उनको नहीं सिखा पाती। स्किल्स इंक्लूड अटेंडेंस उनकी स्किल्स जो है जिसमें उनकी अटेंडेंस आ जाती है, फ्लेक्सिबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी ये कब वो फ्लेक्सिबल हो सकते हैं, कब वो कि उन पे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज आयद हैं और किन डिसिप्लिन्स को वो फॉलो करेंगे, आइडेंटिफिकेशन विद द कंपनी एंड क्रूशियल वर्क रेट। तो और जो भी मतलब कंपनी से रिलेटेड चीज़ें हैं, उनको आइडेंटिफ़ाई करना और वर्क रेट को बेहतर करना। ये सारी चीज़ें इसमें जो है ना उसको सीखनी पड़ती है एक एम्प्लॉइज़ को। ये इतनी ख़ास इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी आप इसको जो है ना पढ़ें साथ-साथ। थर्ड है सेल्फ मैनेजमेंट। सेल्फ मैनेजमेंट क्या होता है? टीम वर्किंग इज़ अ वाइटल एलिमेंट। टीम वर्किंग इज़ अ वाइटल एलिमेंट ये चीज़ ये लाइन जो है ना आपने इसको देख लें। ये जो टीम वर्किंग होती है ये एक वाइटल एलिमेंट होता है। डायरेक्ट एंड रेगुलर फेस टू फेस कॉन्टैक्ट बिटवीन मैनेजर एंड वर्कर इज़ एम्फसाइज्ड साइज़ यानी कि जिसमें डायरेक्ट जो है और रेगुलर जो है ना फेस टू फेस कॉन्टैक्ट बिटवीन द जो स्टाफ है, मैनेजर्स हैं, इनके दरमियान इसको एम्फसाइज़ किया जाता है ताकि जो है ना कंपनी का माहौल जो है वो बेहतर है। दिस बिल्ड्स ट्रस्ट ये ट्रस्ट बिल्ड करता है एंड हेल्प मेंटेन मोटिवेशन और ये मदद करता है उनका मोटिवेशन को मेंटेन करने में। ठीक है। द ट्रिक इज़ टू रिकॉन्साइल मोटिवेटिंग इंडिविजुअल्स विद टीम्स। जो ये वाली ट्रिक है ये रिकॉन्साइल करती है उनकी यानी कि दोबारा उनको मोटिवेट करती है इंडिविजुअल्स को विद टीम्स टीम के बिल्डिंग्स यानी टीम बनाने में बिकॉज़ इट इज़ अ टीम क्योंकि ये ही टीम है नॉट ये एक टीम है नॉट इंडिविजुअल्स ना कि कोई अलग-अलग इंसान है, सब मिलकर एक टीम बनाते हैं। हू कंप्लीट प्रोजेक्ट ये एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए टीम की ज़रूरत होती है ना कि एक अलग-अलग काम करने से काम बनता है। So the performance appraisal is central in HRM strategies. तो जो परफॉर्मेंस है अप्रेजल ये एक सेंट्रल पार्ट है किसका एचएम और जो एचआरएम स्ट्रेटेजीज है उसका। और उसके बाद जो है यूनिटरी पर्सपेक्टिव यानी कि द इंटायर जो इंटरप्राइज है इज रिगार्डेड एज एनालॉगस टू टीम विद वन फोकस ऑफ लॉयल्टी एंड वन फोकस ऑफ अथॉरिटी। जितनी भी जो भी इंटरप्राइजेस जो भी कंपनी के अंदर जितने भी लोग हैं वो सारे एज अ टीम वर्क करेंगे और सबका फोकस जो है ना वो एक ही होना चाहिए। वो एक ही बंदे को के साथ लॉयल होंगे और सबका जो फोकस होगा वो एक ही अथॉरिटी के साथ होगा। मीन्स के पूरी की पूरी कंपनी जो है ना उसमें सबका मकसद एक ही होना चाहिए और उसके अलावा उनकी लीडर या फिर अथॉरिटी जो होनी है वो भी एक ही होनी चाहिए। सब जो है ना एक बंदे को फॉलो करते हैं। दो द क्रूशियल पार्ट ऑफ कीपिंग इफेक्टिव वर्कर्स कंटेंट इज अ सिस्टम वेयर दे कैन बी प्रमोटेड विदाउट हैविंग टू बिकम मैनेजर्स। जो क्रूशियल पार्ट होता है कि वर्कर्स जो होते हैं उनको इफेक्टिव काम उनसे लिया जाए एक सिस्टम के अंदर रहते हुए जहाँ पर उनको प्रमोट भी किया जाए विदाउट हैविंग टू बिकम मैनेजर उनको मतलब मैनेजर बने बगैर। ठीक है। एट दिस माइक्रोसॉफ्ट a talented software developer can stay just that yet rise to the top tier of elite architecture. These architects are not company directors despite their seniority. यानी कि एक माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है जिसमें डेवलपर्स जो है वो उनको राइज मिलता है, सैलरी में राइज मिलता है, उनकी प्रमोशन होती है टू द टॉप टायर आर्किटेक्ट्स के तौर पर। लेकिन जो है वो आर्किटेक्ट्स जो होते हैं वो कंपनी के डायरेक्टर्स नहीं होते। ठीक है। डिस्पाइट देयर सीनियरिटी बेशक वो जितने भी सीनियर हो जाएं वो उस टॉप लेवल मैनेजमेंट में नहीं जा सकते क्योंकि उनकी एक
जो तरक्की का भी होता है, एक रिस्ट्रिक्शन होती है कि वो कहाँ तक पहुँच सकते हैं, एंड कहाँ तक है उनका, हद से हद जो है ना वो किस लेवल तक जा सकते हैं, ये सब कुछ डिसाइडेड होता है। मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज है, जो उनकी मैक्सिमम यूटिलाइजेशन है ह्यूमन रिसोर्सेज की, ये डिफिकल्ट टास्क है स्पेशली इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनवायरनमेंट में। इट इज द पॉसिबिलिटी ऑफ कंप्यूटर सर्विलेंस ऑफ वर्क दैट अलाउ डिसीजन मेकर्स टू लॉक मोर critically now than even before at work output in offices। ये पॉसिबिलिटी है कि जो कंप्यूटर सर्विलेंसेज हैं वो बहुत ज़्यादा वर्क रिलेटेड जो अलाउ डिसीजन मेकर्स जो होते हैं, ये सारा काम जो है ना इनको क्रिटिकली ऑब्जर्व किया जाता है। मीन्स के ये काम जो है यानी कि ज़्यादातर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सेक्टर एनवायरनमेंट में जो है ना खासा मुश्किल होता है, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादातर काम जो है ना ज़हनी और तकनीकी नोयत का होता है, जिसे नापना जो है ना बिल्कुल आसान नहीं होता, क्रिटिकल होता है। नाउ देन बिफोर इट वर्क आउट इन ऑफिस मैनेजमेंट जो है गेट द इम्प्रेशन दैट द प्रोजेक्ट इज गोइंग वेल। तो जो मैनेजमेंट होती है वो ये इंप्रेशन डालती है कि उनका जो काम है वो इज गोइंग वेल। ठीक है, कभी भी मैं मैनेजमेंट जो है को लगता है कि प्रोजेक्ट बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन एंड हैज नो आइडिया, लेकिन उनको कोई आइडिया नहीं होता बट एक्चुअली हैपनिंग एट द ग्रास रूट के लेवल, जो निचले लेवल पर क्या चल रहा है, उनको कोई आइडिया नहीं होता। बाय द टाइम दे फाइंड आउट, और टाइम के साथ साथ वो इसको फाइंड करते हैं, इट्स टू लेट, लेकिन वो बहुत देर हो चुकी होती है तब तक। तो ये सारी चीजें जो है इसमें यूटिलाइजेशन के लिए जो है ना लाजमी है कि वो जो है हर एक चीज पर उनकी नजर होनी चाहिए, ताकि कोई भी काम जो है ना वो मिस मैनेजमेंट के साथ ना हो। तो इसलिए वो रिसोर्सेज, जो ह्यूमन रिसोर्सेज उनको मैनेज करते हैं मैनेजर्स, मुख्तलिफ जो है वो उनको अथॉरिटीज के साथ जो है ना डिप्लॉय करते हैं, ताकि जो काम है उसको स्मूथली और आसानी के साथ जो है ना वो किया जा सके। ट्रेनिंग जो है एंड ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट है, ट्रेनिंग और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है डिस्पाइट यूनिवर्सिटीज एस्टैब्लिश्ड मोर आईटी एंड कंप्यूटिंग कोर्सेज, बेशक जो है यूनिवर्सिटीज ने बहुत सारे आईटी और कंप्यूटिंग कोर्सेज जो है ना एस्टैब्लिश कर दिए हैं, एंड एप्लीकेशंस राइजिंग स्ट्रांगली, और जो इसकी एप्लीकेशन है वो भी स्ट्रांगली राइज हो रही है। द इंडस्ट्री कंटिन्यू टू जनरेट मोर वैकेंसीज देन कैपेबल रिक्रूट्स, यानी कि इससे फिर जो है ना इंडस्ट्रीज भी हैं वो भी बहुत सारी वैकेंसीज जो है वो जनरेट कर रही हैं, ज़रूरत से ज़्यादा जितनी उनकी कैपेबिलिटी है, उससे ज़्यादा वो रिक्रूटमेंट कर रहे हैं। कंप्यूटिंग कंपनीज जो है फाइंड दैट आईटी ग्रेजुएट्स ऑफन लैक ट्रांसफरेबल, यानी कि इनको ट्रांसफर, जो आईटी कंपनीज जो हैं उनको वो फाइंड करती हैं कि जो आईटी ग्रेजुएट्स हैं वो बहुत कम यानी ट्रांसफरेबल होते हैं, और पीपल हैंडलिंग स्किल्स सच एज, और जो हाथ से करने वाले काम होते हैं, पीपल हैंडलिंग स्किल्स सच एज कम्युनिकेशन एंड बॉर्डर नॉलेज ऑफ हाउ बिजनेस वर्क, ये सारा कुछ उनके पास होता है। इसकी एबिलिटीज थोड़ी कम होती है इनके पास। ट्रेनिंग एंड इसलिए उनको ट्रेनिंग भी दी जाती है। डॉक्टर नील बैरट जो है सीनियर फेलो है एट बुल रोंग दैट फ्रॉम एन इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू, इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से के नजरिए से, इंडस्ट्री के नजरिए से वी आर ऑफन बेटर, हम बेटर प्लेस्ड हैं टू टेक पीपल विद गुड जर्नलिस्ट डिग्रीज एंड टर्न देम इनटू इंजीनियर। तो उनको जो है ना लोगों को मैनेज करते हैं, और उनको हायर करती है, ऐसे लोगों को हायर करती है जिनके पास जनरल डिग्री होती है, और कंपनी जो है ना अपनी मर्जी के मुताबिक फिर उनको जो है ना इंजीनियर्स बनाती है। मीन्स के डॉक्टर नील जो बैरट है उसके मुताबिक जो है ना कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से उसने ये बताया है कि हम बेटर प्ले यानी कि लोगों को, ऐसे लोगों को तलाश करना चाहिए जिनके पास जनरल डिग्री हो, और कंपनी उनको अपनी जरूरत के मुताबिक जो है ना वो सिखा कर, ट्रेनिंग देकर इंजीनियर्स बनाए। कंप्यूटर साइंटिस्ट आर पीपल हु, जो कंप्यूटर साइंटिस्ट होते हैं वो लोग होते हैं who understand the finer details of software program but cannot program। के जो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के लोग होते हैं वो सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग यानी कि थ्योरी तो अच्छे से वो समझते हैं, लेकिन अमली तौर पर प्रोग्रामिंग जो है ना वो नहीं कर पाते, काफी सारे जो कंप्यूटर साइंटिस्ट होते हैं। वी हैव टू स्टार्ट अगेन एंड टेक देम द मेथड एंड ट्रिक्स वी वर्क विद, यानी कि जब वो पढ़ के आते हैं, ग्रेजुएट होके आते हैं, उनके पास जो है ना थ्योरी तो होती है, उनको पता है कौन सी चीज कहाँ पे क्या करती है, लेकिन उनके पास एक्सपीरियंस ना होने की वजह से जो है ना उनको कोड करना उनके लिए मुश्किल होता है। तो क्या करते हैं कि उनके लिए जो है ना उनको दोबारा जो है टीच किया जाता है, टेक्निकल मेथड्स उनको सिखाए जाते हैं, ट्रिक्स वी वर्क विद देम, जिनके साथ वो काम, जो उनको कंपनी के मुताबिक यानी कि काम आने वाली चीजें होती हैं वो उनको सिखाई जाती हैं। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास हेल्थ एंड सेफ्टी है एट वर्क। ये वाले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये वाले आपने अभी जो है ना हाईलाइट करते जाने हैं। हेल्थ एंड सेफ्टी एट वर्क क्या होती है? हेल्थ एंड सेफ्टी एट वर्क यूजुअली ओनली हिट्स द हेडलाइंस
व्हेन देयर इज अ मेजर डिजास्टर। हेल्थ और सेफ्टी जो है ना वो यूजुअली तब मतलब हेडलाइंस में आती है जब कोई मेजर डिजास्टर हो जाता है। इन मेनी हाई रिस्क एरियाज, बहुत सारे हाई रिस्क एरियाज में द सेफ्टी सिस्टम देमसेल्व आर ओपन कंप्यूटर कंट्रोल्ड। जो सेफ्टी सिस्टम्स होते हैं वो ज्यादातर कंप्यूटर कंट्रोल होते हैं। अराउंड 200 एम्प्लॉइज ईच ईयर स्टिल डाइज एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सीडेंट एट वर्क। तो ये वाला एमसीक्यू है कि अराउंड कितने हैं, 200 एम्प्लॉइज ईच ईयर, हर साल कितने एम्प्लॉइज मरते हैं, 200 एम्प्लॉइज मरते हैं एक्सीडेंट की वजह से। तो इस चीज को जो है आपने हाईलाइट कर लेना है एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। हेल्थ एंड सेफ्टी एक्ट 1974, ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको सारे को आपने जो है ना हाईलाइट करना है। फर्स्ट है प्रीमिसेस। प्रीमिसेस जो है फैक्ट्री, ऑफिस, ईटीसी। प्रीमिसेस में क्या आते हैं, फैक्ट्री और ऑफिस वगैरह। एम्प्लॉयमेंट इज द ओनली नेसेसरी क्रिटेरियन। और दूसरा स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स है और इसके बाद जो है जनरल एंड फॉर रीचिंग रिक्वायरमेंट्स है, नॉन रिक्वायरमेंट ऑन म्यूचुअल मैन्युफैक्चरर और सप्लायर्स। तो ये क्रिएट्स कम्प्रिहेंसिव न्यू ड्यूटीज फॉर मैन्युफैक्चरर्स एंड सप्लाइज ऑफ आर्टिकल्स एंड सब्सटेंस फॉर यूज एट वर्क। तो ये तीन है, एक है प्रीमिसेस है, दूसरा जो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स है, थर्ड है नो रिक्वायरमेंट्स ऑन मैन्युफैक्चरर और सप्लायर्स। तो इन ये हेल्थ एंड सेफ्टी एक्ट है, इसके मुताबिक इन चीज़ों पे हम अब डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हेल्थ एंड सेफ्टी एक्ट 1974 जो है ना, ये क्या करता है, रेगुलेशंस, ये चौथा है, रेगुलेशंस क्या होती हैं फॉर स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज एंड प्रोसेसेस। रिगर्स जो होते हैं बट डिफिकल्ट, जैसा कि रिगर्स जो रिगिंग का काम करते हैं, बट डिफिकल्ट टू कीप अप टू डेट इन फेज टू फेज ऑफ रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी के चेंजिंग। ये डिफिकल्ट होता है कि उनको अपडेट रखना है जो टेक्नोलॉजी चेंजेस हो रहे हैं। स्पेसिफिक रेगुलेशंस, बट जो स्पेसिफिक रेगुलेशंस होती हैं लेकिन बट कोच्ड इन जनरल टर्म्स एंड सप्लीमेंट। का सवाल क्या है कि उनको जो जनरल टर्म्स के अंदर कोचिंग दें बाय अप्रूव्ड कोड्स, जो भी है कोड्स अप्रूव हुए हैं, इनकी जो भी चीज़ें उनको करनी चाहिए वो उनको बतानी चाहिए। और प्रैक्टिस एंड दैट आर मोर इजीली अपडेटेड, जो कि जो भी प्रैक्टिसेस हैं वो अपडेट करनी चाहिए इजीली। कि जो भी यानी कि रेगुलेशंस ऑफ स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज एंड प्रोसेसेस के अंदर डिफिकल्टीज आती हैं, वो सारी जो है उनके मुताबिक जो भी कोड्स ऑफ एथिक्स, जो भी चीज़ें बनाई जाती हैं, वो सारा कुछ जो है ना अप टू डेट होना चाहिए, उसके मुताबिक ही रखना चाहिए। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। नहीं भी आई तो फिर आप मुझसे पूछ सकते हैं कि व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया है यहाँ पे। तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब लाजमी कर लें। और थैंक्स फॉर वॉचिंग अब्राटेक टॉक्स। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।